मौलिक अधिकार के अंदर सार्थक फैक्ट्स में क्वेश्चन नंबर 33 मद्रास बनाम दोरई राजन वाद। ठीक है ना, ये चंपाकम दोरई राजन केस है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो अपन नीति निर्देश तत्व बनाम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसकी शुरुआत इसी केस लॉ से होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राजन, ये चंपाकम इसमें मिसिंग है, च म प क म, ये है च म प क म, चंपाकम दोरई राजन है ना, ये वाद है, केस लॉ है। 1951 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध, है ना, ये अनटचेबिलिटी जो है अनुच्छेद 17, भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। ठीक, 1951 में, मतलब इसको और स्ट्रिजेंट किया गया था, मजबूत बनाया गया था। और फिर इसी पे आप अपन देखते हैं 1955 में एक्ट बना है एंटी अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 अनुच्छेद 17 अस्पष्टता निवारण। ठीक है ना, जो अस्पष्टता को जो बैन करता है अनटचेबिलिटी को, अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 कौन से अपने आर्टिकल कौन से मौलिक अधिकार में आता है? पहले में समानता है ना, 14 से 18 पहले वाले में। भारतीय संविधान का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है ना, 19 में अपन एग्जैक्ट इसको पढ़ते हैं, 19(1) ए बोल दो कै बोल दो, ये क्या आएगा वैसे, है ना, जो एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना वो 19(1) कै है, ए इसमें मत चक्कर में पड़ो है कि थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, ये क्या आएगा 19(1) का है ना, और इंग्लिश में बोलेंगे तो अपन 19(1)(a), ये एग्जैक्ट ये इसका अपने को याद होना चाहिए सब आर्टिकल भी। ठीक है, 19(1) का, और 19(1) का जो हो जाता है ये किस कौन सा मौलिक अधिकार है? दूसरा, जो अपन जैसे देखते हैं 18 से लेके 22 तक जो चलते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, 19 का। तो देखो क्या है, ये प्रेस की स्वतंत्रता जो ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को जो अपन लोकतंत्र का फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ बोलते हैं। पहले तीन तो जैसे अपन देखते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, न्यायपालिका, जो भाग 5 में आएगा, पार्ट 5 में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। पांचवा, तीन पिलर, ये चौथा पिलर हो गया अपने डेमोक्रेसी का प्रेस। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो आर्टिकल 19(1) क या ए के अंदर इम्प्लाइड है, गर्भित है। अलग से प्रेस वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी में इम्प्लाइड है कि जैसे व्यक्तियों को मिली हुई है ये स्वतंत्रता, वैसे ही प्रेस को मिली हुई है। ठीक है, फिर जो व्यक्तियों पर युक्त निर्बंध लगा सकते हैं, ऐसे ही अनुच्छेद 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रेस के ऊपर भी लग सकते हैं, 19(2) पे युक्त निर्बंध पड़ा अपन ने, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंध। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख 19(1) ए में है, ए मत पढ़ो इसको, 19(1) कै है ये। ठीक है ना, ऐसे गलत होता है, जो वर्ड है वो कै है, 19(1), सॉरी फोन चेंज करना, 19(1) कै बोल के दो, 19(1) लोग, ओके, 19(1) कै। फिर आगे बढ़ते हैं, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की हो इसको, ये होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मतलब ये यूं है कि जैसे, इसको रहने दो एक बार, इसकी भावना समझ जाओ बस। ये बात कर रहा है किसकी? 19(1) ख की, 19(1) ख की बात कर रहा है ये, पीसफुल, है ना, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जैसे अपन देखते हैं स्वतंत्रता जो अपने 6 मिली हुई उनके अंतर्गत 19(1) ख में। 41वां नंबर, निम्न के आधार पर नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना, विचार अभिव्यक्ति। तो ये प्रतिबंध की बात किस में आ जाती है? अपने 19(2) में। तो ये वो आधार है युक्त निर्बंध की, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की, आरआर। भारत की संप्रभुता के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, न्यायपालिका के अपमान के आधार पर, और अवांछनीय आलोचना करना सरकार की, उसके आधार पर। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19(2), मतलब 19(1) में तो 6 अपनी स्वतंत्रता है, और 19(2) के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। सब देखा हुआ है थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो अपन देखते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब व्यक्ति फ्री है, जब भी वो चाहे तो वो बाहर जा सकता है, जब तक कि सरकार 19(2) के तहत युक्त निर्बंध
नहीं लगाए। ये किस वाद में कहा गया? ये सतवंत सिंह, एक तो सतवंत सिंह वाद था, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमीशन नई दिल्ली 1957, और दूसरा केस था मेनका गांधी केस। तो बनाम अपन को वर्सेज याद नहीं रहना चाहिए, बस ये जो मेन जो पार्टी है ना ये याद रहनी चाहिए। जैसे सतवंत सिंह केस, मेनका गांधी केस, इसमें निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण का अधिकार भी शामिल है। तो मेनका गांधी अपन जैसे देखा था, मेनका गांधी का जो पासपोर्ट जब्त हुआ था 78 में, किसने किया था? मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, मतलब जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने किया था। ऐसे है ये अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 43, एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 19(1) ड। तो ये क ख ग ड जैसे अपन जैसे बोलते थे ना, ये वही है क ख ग ड। तो ड के अंदर जैसे वो निवास करने की स्वतंत्रता वो है सब, चौथा जो है। तथा अनुच्छेद 21, ये जो ऊपर पढ़ा अपन ने, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। 21 में कहा गया, ये खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक गोविंद केस लो गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया, राइट टू प्राइवेसी, है ना। अकेले में मैं क्या करता हूँ, शादी संबंधी मेरी जितनी भी प्राथमिकता है वो सब, और अपना निजी जानकारी संबंधी जो आंकड़ा है, जैसे आधार का जो आंकड़ा है, ये सारे केस लो मैंने आपको थ्योरी में बताए थे, भूल गए तो एक बार वीडियो देख लो। क्वेश्चन नंबर 44, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या प्रावधान है? प्रचार करना, धर्म प्रचार करना, सिखों को क्या धारण करना? कृपाण, छोटी से जो तलवार नुमा छुरी नुमा होती है। राज्य में समाज सुधार विधि का निर्माण करना, पर्टिकुलर एक राज्य के अंदर जैसे किसी समाज को सुधारने के लिए राज्य काम करना चाहता है तो, है ना, राज्य मतलब ये पर्टिकुलर राज्य विशेष के अंदर है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता अपन देखते हैं, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है ये? अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक। और ये अपन जैसे यूं देखते हैं, पहला सबसे पहले 14 से 18, दूसरा 19 से 22, तीसरा 23, 24, और चौथा 25 से 28। ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार है? फोर्थ, चौथा। ऐसे याद रखना, ठीक। फ्लो में याद होनी चाहिए अपने को, रिवीजन करोगे हो जाएगा, बार बार लिखो, लिखा करो। जब इसको आप पढ़ रहे हो ना थ्योरी, मतलब इक्वेशन पढ़ रहे हो जब शीट पे, तो लिखा करो, नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 25(1) कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए, है ना, उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब ये युक्ति युक्त निर्बंधन है एक तरह से अनुच्छेद, मतलब अपना चौथा जो मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके 3 आधार पे युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता पे। कौन से? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मॉरलिटी और स्वास्थ्य। उदाहरण मैंने दिया ही था, जलजूलनी, मतलब सॉरी निर्जला एकादशी का, ठीक है ना। डिग्गी कल्याण जी की यात्रा में जबरदस्ती नहीं रोक सकता, ऐसा खाना नहीं खिला सकता, ऐसा प्रसाद नहीं दे सकता जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसे नहीं रोक सकते कि आपके कपड़े फट जाए, और आप लाउड स्पीकर चला के 3 बजे ही ओम जय जगदीश हरि नहीं चला सकते, ठीक है ना, या अजान 3 बजे आप नहीं चला सकते लाउड स्पीकर पे जोर से यूं। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता के, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता इन उपबंधों से बंधी हुई है, ठीक है। तो इन उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति अंतःकरण, कॉन्साइज की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने के प्रचार करने का समान अधिकार होगा, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, युक्त युक्त निर्बंधन, मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, अनुच्छेद 25(1). क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने के धार्मिक स्वतंत्रता के अंग माना गया है, ठीक है ना। ये केवल सिख धर्म को छूट दी हुई है इस पर्टिकुलर रिलीजन में, और किसी को नहीं है। अब जैसे माइनॉरिटीज भी देखते हैं ना, बीजेपी एमएससी, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इसमें सिर्फ सिक्स को है कृपाण धारण करने की। बीजेपी एमएससी क्या है? कमेंट में लिख के बताओ ये क्या है बीजेपी एमएससी, मैं भी भूल गया क्या, आ जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 23, मतलब ये सुमिलित करना है इनमें अपने को। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार, सही है, दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, विष्टि, बेगार। अनुच्छेद 24, कारखाना उद्योग में बालकों की क्या परिभाषा है? 14 ईयर्स से कम। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, ठीक है, 25 से 28। ये सब अपन को देखो, ये आर्टिकल तो याद होने चाहिए, साथ ही साथ में ये किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है ये सब आप जैसे लिखो। जैसे 23-24 जो आ जाता है अपना, ये तीसरा हो गया, ठीक है, थर्ड मौलिक अधिकार 23-24 ये दोनों। फिर धार्मिक स्वतंत्रता है 26, 27, 28, तो वो चौथा हो गया, फोर्थ मौलिक अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? 25 से 28 तक।
ऐसे बार बार लिखो तभी याद होंगे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, सॉरी रुक जाओ, हाँ ये नहीं, ये यही है तो अनुच्छेद, हाँ 26, 27, 28, ठीक है ना। और 27 में क्या है, शिक्षण संस्थाओं धर्म के आधार पर उनको प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार, 27, ठीक है ना। तो ये ऐसे सम्मिलित के अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे अपन को ध्यान रखना है इनका। इसमें जैसे आपको मैं एक चीज छोटी सी बताऊं, 1 मिनट, तो ये जो है ना 25 का, हाँ मतलब देखो 27 में किसी विशेष धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय करने के बारे में स्वतंत्रता, तो थोड़ा सा अल्पसंख्यकों वाला जैसे आ जाता है, अल्पसंख्यकों वाला शिक्षण संस्थाओं वाला अपने को तो 30 में मिलती है ऐसी बात। हाँ ये आर्टिकल इसमें गलत लिखा गया, 27 के अंदर तो कर की बात है, वही मैं देख रहा था। इसको है ना 30 करो, इसको यहाँ ये 30 होना चाहिए, ऐसे अब सही है ना। क्योंकि अल्पसंख्यक की जो बात है ना, अल्पसंख्यक की बात है वो 29 और 30 के अंदर ही, 29 में परिभाषा है माइनॉरिटीज की कौन सी, BJP MSC, और 30 में उनके शिक्षण संस्थाओं की है सब, ठीक है। तो अनुच्छेद 30, तो अनुच्छेद 30 जैसे जो है ये कौन से उसमें है अपने 5वें मौलिक अधिकार में, 29 और 30, और 32वां जैसे जो है तो संवैधानिक उपचार आत्मा हो ही गई, भीमराव अम्बेडकर। और संवैधानिक उपचार कौन कौन सी है अपने 5 रीड, HMPCQ, ठीक है ना। फुल फॉर्म लिखोगे बताओगे मेरे को ऐसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 याद क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार होगा, जो ये 30 है। तो देखो कई बार क्या होता है, आर्टिकल्स के क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग, कई बार ऑब्जेक्टिव में अंदर सीधा आ जाएगा, यूं मीन्स के अंदर सीधा पूछ लेंगे कि हाँ भाई अल्पसंख्यकों को जो प्रदान किए गए अधिकार वो बताओ, तो हर तरह से अपने याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है ना। इंटरकोर्स से जैसे ये संबंधित है, मतलब इंटरकोर्स से जैसे संबंधित यहाँ है समागम, कोई एग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारा, ठीक है। तो ये 301, 300 तो देखो क्या आ जाता है, अनुच्छेद 300 तो जो है ना 300 क्या है, वो तो संपत्ति का आपने है ही विधिक अधिकार, और ये 301 जो है ये भाग 13 के अंदर आएगा, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। भाग 13 आ जाता है जैसे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अनुच्छेद सॉरी भाग 13 के अंदर ही आएगा, है ना। तो इसमें यूं आ जाता है कि इससे संबंधित या कोई आर्टिकल्स वगैरह जैसे हैं इनको मिलान करो यूं। फिर देखते हैं संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, मूल अधिकार नहीं है। कौन से आर्टिकल के तहत है ये विधिक अधिकार, 300 क, और 300 क जैसे जो है ना ये 300 क ये किस भाग का हिस्सा है बताओ, 300 क, 300 क जो है ये भाग 12 के अंदर है 300 क, ठीक है। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी ओनली JP, जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई सरकार, ये PM थे मोरारजी देसाई, द्वारा किया गया था। संपत्ति के अधिकार में जो संशोधन हुआ था वो, ऐसे याद रखना है ना, ये है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, 52, मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, प्रवर्तित है ना, प्रवर्तित है, ये परिवर्तित नहीं है, ये वर्ड को समझो, प्रवर्तित द्वारा, ठीक है ना, द्वारा प्रवर्तित, प्रवर्तित का मतलब क्या होता है, एनफोर्स, लागू करवाना, प्रवर्तित, परिवर्तित नहीं, परिवर्तित तो कैसे लिखते हैं, परिवर्तित, परिवर्तित तो यूं होता, और ये क्या है, ये प्रवर्तित है, प्रवर्तित, एनफोर्स, परिवर्तन तो हो जाता है चेंज, और प्रवर्तित होता है उनको एनफोर्स करवाना, लागू करवाना। तो कौन करा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, SC सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट, ऐसे। और दोनों में दिन रात का फर्क है 32 और 226 में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो न्यायिक अधिकार है, ठीक है ना, जुडिशियल राइट्स जो हैं वो तो किसके ज्यादा हैं, वो हाई कोर्ट्स के ज्यादा हैं किसी अन्य प्रयोजन के कारण, और जुडिशियल जो टेरिटरी है वो किसकी ज्यादा है, वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है, क्योंकि ये पूरे इंडिया के अंदर इसकी जुडिशियल टेरिटरी है। तो ये डिफरेंस है अनुच्छेद
32 और अनुच्छेद 226 के मध्य। ये पता होना चाहिए अपन को अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। 54 निम्नलिखित कथन सही है, सॉरी 53 और देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक न्यायपालिका है। न्यायपालिका में दोनों आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के रक्षक, ये अधिकार सही कर देंगे कुछ आपके लिए। मौलिक अधिकारों तक, 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 अधिकारों मौलिक अधिकारों के रक्षक कौन है? न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। के.एम. मुंशी, है ना, कन्हैया लाल मनीलाल को जैसे नाम है ना, के.एम. मुंशी, गुजरात बड़ौदा से ये इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी हुए के.एम. मुंशी। संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, है ना। ये सारे कथन सही हैं, क्योंकि ये जो सार्थक फैक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं तो ये इसमें सब पॉजिटिव बातें लिखी हुई हैं, मतलब सही चीजें लिखी हुई हैं, गलत नहीं लिखी हुई हैं, तो फैक्ट के रूप में अपन को याद हो जाए। फिर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, है ना। उसमें अपने अधिकृत अर्पित अधिकृत आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव अस आवर सेल्फ। कब? 26 नवंबर 1949, है ना। मिति माघ शुक्ल सप्तमी, ठीक है ना। विक्रम संवत 2006, है ना। ये प्रस्तावना के अंदर तारीख लिखी हुई है, अपन को याद होनी चाहिए सारी ये। फिर आगे क्या? बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। ये पढ़ेंगे अपन जब भाग 9 आएगा, पंचायत उसके अंदर आएगा। मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका 32 और 226 के तहत। ओके, तो ऐसे अलग अलग ये संविधान के हिस्सों से ये क्वेश्चन है, तो ऐसे कई बार आ जाता है, ठीक है ना। सबको मिला के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। कौन से अनुच्छेद को? संवैधानिक उपचार। जो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। और मौलिक अधिकार कौन सा है? 6th। और इसके अंदर कितनी तरह की रिट है? 5 है। उसका क्या क्या क्लू है? HM, PC और Q। ऐसी याद अपन को ये होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 संविधान के अनुच्छेद 32, है ना। रिपीटेशन हो सकता है सार्थक फैक्ट्स में, परेशान नहीं होना है। इसको तो अपन को अपनी पॉजिटिव के अंदर देखना है, अपनी ताकत बनाना है रिपीटेशन को। तो संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या? आत्मा कहा है। किसकी? संविधान की। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार का प्रावधान करता है ना। अगर विरुद्ध इनका अतिक्रमण होता है मौलिक अधिकारों का, तो इनका इलाज, उस अतिक्रमण का इलाज अनुच्छेद 32 में है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक एलवार की अधिकार, एलवार क्या आ गया? कुछ वर्ड गड़बड़ हो गया ये बता दूंगा ना। एलवार तो कोई ऐसा वर्ड ही नहीं कहा। संवैधानिक उपचार की अधिकार, संवैधानिक उपचार ही होएगा ये ना, का अधिकार प्रदान करता है। मैं और बता दूंगा ये। फिर दूसरा, इसका मूल उद्देश्य अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है ना। इसका मूल उद्देश्य, ब्रैकेट में नहीं है ये, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका मूल उद्देश्य यूँ हटा दो। इसका उद्देश्य है ना, ये यूँ है, इसका उद्देश्य ये यूँ है, ये इसका उद्देश्य यूँ है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ, संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना। सही है। तो अनुच्छेद 32 काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया। फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो 19 में देखी अपन ने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय, उच्च का मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, है ना। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बंदी प्रशिक्षण रिट जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत, है ना। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कौन से हो गई? हीवेज कॉर्पस का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग करना, है ना, विद बॉडी लेके आओ। यह उन होएगा यार, यह उन मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे
अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, यह उन मामलों में लागू होती है जहां यूं होता है कि व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध, उसको रोका गया है, ठीक है ना, उन मामलों में लागू होती है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है, निरोध मतलब डिटेंशन को अवैध पाया जाता है, तो निरस्त मतलब जो व्यक्ति को अरेस्ट कर रखा है, निरस्त व्यक्ति को तत्क्षण उसी समय आजाद कर दिया जाता है न्यायपालिका के आदेश के ऊपर। नहीं, निरुद्ध होएगा, ये निरस्त नहीं होएगा, निरुद्ध। यदि निरुद्ध व्यक्ति को यूं है, तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल से क्या कर दिया जाता है, निरुद्ध यही है, सही कर देते हैं जिससे आपको सही मिले मैटर, ये हो जाएगा, निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल से क्या रिलीज कर दिया जाएगा कस्टडी से। फिर क्या 44वें संविधान संशोधन 1978, जनता पार्टी मोरारजी देसाई के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल घोषणा, आपातकाल की आपात घोषणा के काल मतलब अनुच्छेद 352 के तहत जो इमरजेंसी लगती है में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, निलंबन नहीं किया जा सकता। तो मतलब पहले था, ठीक है ना, मूल में तो ये था कि रिजेक्ट मतलब ये सस्पेंड हो जाते थे मूल संविधान में, फिर 44वें संविधान संशोधन के बाद इनका इमरजेंसी के दौरान भी अपन अब विलोपन नहीं हो सकता। ओके, मतलब ये अजर अमर है, ये 20-21, यूं ध्यान देना। फिर क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या, व्यक्तिगत, क्वेश्चन नंबर 62, सेकंड को थोड़ा सा ये गड़बड़, अपन कहाँ है, ये प्रभावी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये हो गया, 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस, हैबियस हैबियस कॉर्पस बंदी परीक्षण याचिका दायर की जाती है। यह रिट किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की औचित्य का परीक्षण करती है कि इसकी अरेस्ट जो है कि लीगल है या इलीगल है, इसके औचित्य का निरीक्षण कौन करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं अपन, 63, ये क्या है 63, अनुच्छेद 16(2), ठीक है, रिजर्वेशन की बात है, 14 से 18 वाला पहले मौलिक अधिकार में, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव 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 या जन्म स्थान, कॉमा डैश, जाति, मूल, वंश, जाति जाति 2 बार आ गया ना, उद्भव इसको हटा दो यहाँ से, और ये उद्भव या जन्म स्थान ऐसे आ जाता है, ये उद्भव या जन्म स्थान के आधार पर, है ना, उद्भव जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 16(2) में। जबकि अपन देखते हैं फिर 16(4) के तहत पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद है SC ST EWS के फेवर में। 29(2) देखते हैं अपन, ये अल्पसंख्यकों का है, मतलब एक क्या है, आर्टिकल का नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में उसको खुल जाना चाहिए कि आर्टिकल का एक जो माइक्रो वर्ड है ना वो क्या है। अगर आर्टिकल पढ़ते ही, अनुच्छेद पढ़ते ही आपके दिमाग के अंदर एक छवि नहीं बनती है ना उस आर्टिकल की, तो गड़बड़ है। अब जैसे सचिन का नाम लिया, सचिन तेंदुलकर, तो एक छवि, एक इमेज दिमाग में आ गई, अमिताभ बच्चन, एक छवि आ गई दिमाग में। तो ऐसे ही अनुच्छेद 29 बोलते ही एक बीजेपी MHC की छवि दिमाग में, एक इमेज आ जानी चाहिए, हाँ इसका माइक्रो ही है। अनुच्छेद 29(2), किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा, इनमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित या राज्य में सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये अपने माइनॉरिटीज वाला जो है वो है ये। 30(1) के अंदर सभी अल्पसंख्यक, है ना, चाहे चाहे धर्म का मतलब है संस्कृति से हो या भाषा, है ना, अपन अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है भाषा और संस्कृति के आधार पे, और धर्म जो वर्ड जो है ये संस्कृति का दूसरा पर्यायवाची एक तरह से, के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा 30 में, ठीक है। तो ये 5वां मौलिक अधिकार है, 29 और 30। अनुच्छेद 31 संपत्ति वाला आ गया, किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार की सेवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये पहले था, आज 31(1) नहीं है, ये 300 के अंदर विधिक अधिकार बना हुआ है ऐसे। ओके, आगे देखें 64, 65, 66 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 64, मौलिक कर्तव्य और संविधान से संबंधित संशोधन जब जब हुए वो केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखो, गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया, केशवानंद भारती केस के अंदर। बनाम किसके था उससे कोई जरूरी नहीं है, जैसे केरल सरकार के बनाम था, आप तो मूल पार्टी ध्यान रखो, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती कौन थे, ये मठाधीश थे, मठ के मालिक मतलब मंदिर के मालिक थे केरला में, मठाधीश, मठाधीश, मठाधीश थे ये। ठीक है, 1973। फिर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो 21 केस में कहा गया, मिनर्वा मिल्स केस 1980 के अंदर पंजाब सरकार के अगेंस्ट में था। ठीक है ना, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवंत भारती में दे दिया था, उसमें कहीं भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा, है ना, ऐसे केशवंत भारती में कहा कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, और मौलिक अधिकार जो मूल ढांचे के हिस्सा है। ठीक है ना, तो जबकि अपन देखते हैं 1976 में हटाया ही अपन ने 44 संविधान संशोधन से, तो फिर भाई कहने का मतलब क्या है, बार बार कह चुका हूँ, केशवानंद भारती 73 में है, जबकि 1976 में अभी ने हटाया ही था संपत्ति का अधिकार, 31 एक हटाया कि नहीं हटाया, तो आप तो 73 में कह दी कि संशोधन नहीं होगा मौलिक अधिकारों में, फिर कैसे कर दिया 76 में, कर सकते हैं लेकिन नकारात्मक संशोधन ऐसा नहीं कर सकते है। नकारात्मक संशोधन से मतलब ऐसा जो संविधान की लोकतांत्रिक भावना को कम करता हो, ऐसा संवैधानिक संशोधन या संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को नहीं किया जा सकता कम नकारात्मक संदर्भ। फिर है इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये संविधान के अनुच्छेद 23 में है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्श्रम, फोर्स लेबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 65, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का निषेध, ये तो गलत हो गया, ये 19 नहीं 18 है, टाइटल्स का 18, इसको 18 करो, 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। ओके, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 सही है, 25 26 27 28, 25 28 है वो। अल्पसंख्यकों की भाषा की संरक्षण, अनुच्छेद 29। ठीक है ना, भाषा के संरक्षण अनुच्छेद 29 में है ये, अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद। ओके, ये हो गया। फिर है शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 क्या है। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क्या है, कब जोड़ा, 66वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002। घंटी बजी टन टन टन, वो देखा हमने, स्कूल चले, सर्व शिक्षा अभियान, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान, तो 2009 में एक्ट बन गया। ठीक है ना, अच्छा है क्वेश्चन, ऐसे याद रखो, ये फिल्म, ये जो मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 66 66, केशवानंद भारतीवाद संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, कौन से, 1973। ठीक है, मतलब कर सकती है, किस सीमा तक, जिस सीमा तक लोकतंत्र की आत्मा अवलोपित नहीं होती हो, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी देखा था ना, पृथकीकरण का सिद्धांत, वो लागू होता है इसमें। ये क्या होता है सिद्धांत, देख लो थ्योरी में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ऐसा दिया था। ओके, ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल सिद्धांत संहिता बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, देखिएगा। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार विधिक अधिकार है, 300 क्या के तहत, भाग 12 में आता है 300 क्या। 44वें संविधान संशोधन, संशोधन संशोधन अधिनियम, यार ये उस समय बड़ी गलती छुटी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को, है ना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार भाग 3 से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4, है ना, पार्ट्स में चैप्टर होते हैं, भाग में अध्याय में अनुच्छेद 300 कै में स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये 300 कै के अंदर क्या है, लीगल राइट है, स्टेटरी राइट है, या फंडामेंटल राइट, नॉन फंडामेंटल राइट है, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, NFR, नॉन फंडामेंटल राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना, संवैधानिक अधिकार तो है ही। ठीक है ना, संवैधानिक अधिकार दो होते हैं, एक तो मौलिक अधिकार होते हैं और जो नॉन मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वो जिनका भाग 3 में वर्णन है, नॉन फंडामेंटल राइट वो जिनका भाग 3 में वर्णन नहीं है और कहीं है भाग 3 के अलावा, जैसे अधिकार का वर्णन है ना एक भाग 12 के अंदर, तो ऐसे ही नॉन फंडामेंटल राइट, ये मैंने थ्योरी में पूरा शीट बना के बताया था आपको, देखो उसको। ठीक है,
संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसकी सरकार थी? लिखोगे एक्स्ट्रा। 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार को हटाया गया, कौन से? संपत्ति का अधिकार। कौन, कहाँ, कैसे? ये रहा। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? ये रहा। ठीक है ना, बताया था अभी स्क्रीन पे लिख के। लीगल राइट है, स्टेटरी राइट है, सांविधिक अधिकार है, मतलब सांविधिक स्टेटरी राइट है ना। और इसी को अपन वैसे बोलते हैं संवैधानिक अधिकार भी है, संवैधानिक, क्योंकि संविधान में तो वर्णन नहीं, लेकिन वैसे ये क्या नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? संविधान संशोधन जिसके तहत नागरिकों के संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकारों से निष्कासित किया गया। 44वां। साल लिखोगे, सरकार लिखोगे, प्रधानमंत्री लिखोगे, याद होएगा। मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार वर्तमान के अंदर? संपत्ति का अधिकार। संविधान में कितने मूल अधिकार? संविधान के 6 मूल अधिकारों में कौन सा नहीं है? विरोध करने का अधिकार अपने पास नहीं है। ठीक है ना, तो विरोध करने मतलब जब तक आप एक हिंसा नहीं हो बड़े पैमाने पे, जब तक है। 100 अपन ने देखा ही है, मानहानि का जो है, देशद्रोह का, जब तक हिंसा नहीं हो बड़े पैमाने पे, आईपीसी के तहत जो देखा अपन थ्योरी में डिस्कस किया है। ओके, आओ ये आ गया विरोध करने का अधिकार, संपत्ति, ये आ जाओ, समानता, संपत्ति का अधिकार, ये हो गया। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, मूल आ गया ना, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार स्वीकृत है कहाँ? अनुच्छेद 14 से 48 में। अब मुझे बताओ, अनुच्छेद 14 से 48 है, ये अपने कौन से उसमें है? मतलब पहला मौलिक अधिकार तो है ही है, एक बार कर दो, ये अधिकार सही कर दो थोड़ा सा, अधिकार स्वीकृत है, सही हो जाएगा। सब 38 है ना। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार स्वीकृत है 14 से 18 में, पहला। नागरिकों नहीं, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है, मतलब इम्प्लाइड कहीं बताया, किसके अंदर बताया है। ठीक है ना, मूल अधिकार जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए हैं। ठीक है ना, मतलब संविधान में एक्सप्लिसिट रूप से नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, वो कौन सा है? सूचना का अधिकार नहीं किए गए हैं ना, सूचना का अधिकार डायरेक्ट नहीं है, जबकि जैसे अपन ने देखा था ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से 1 के अंदर ये गर्भित है, 19 से 1 में। ओके, फिर देखते हैं विधि 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 के समान संरक्षण, है ना। विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के अंदर अपन ने देखा था विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 के अंदर। ठीक है, विधि का समान संरक्षण, है ना, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, तो थ्योरी में काफी अच्छा, उसमें देखो विधि के समक्ष समानता अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षित अधिकार का, मतलब जो, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, रुको यहाँ थे अपन, ये मूल अधिकार जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और सॉरी ये भी है, गड़बड़ हो गया, कहाँ थे अपन, ये रहा 84 में थे। विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि ये 14 से 18 में। ठीक है ना, 14 से 18 वाला सभी के हैं, सभी से मतलब क्या है यहाँ पे? नागरिक भी और विदेशी भी, उन सभी को प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक, तो ब्रिटिश कौन सा हो गया? नागरिक तो है नहीं ना, तो विदेशी है, लेकिन भारत में रह रहा है। विधि के समक्ष समता का अधिकार ये 14 के अंदर है, तो उसको ये प्राप्त होगा। देखो इसकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपन सही करते हैं, सही से समझना है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 ये कह रहा है, इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि नागरिकों और विदेशियों को जो मिलने वाले मौलिक अधिकार है ना, वो देखो आप, देखो एक आगे क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, ये दिखाऊं तो क्वेश्चन कौन सा? हाँ ये क्वेश्चन देखो पहले, है ना, 88 नंबर, फिर 85 पे वापस आएंगे। विदेशी नागरिकों को निम्न मूल अधिकार प्रदान किए गए भारतीय संविधान के द्वारा। तो इस सबसे पहले ये लाइन पढ़ लो आप, बस एक ही अपवाद इसका,
है ना। क्या है वो अपवाद? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब 19(1) के अंदर जो अपन को दिए गए ना, कैसे अपन ने देखा कैसे 6 तक छाछ, ठीक है ना, मतलब A to G जो जाते हैं गर्ल छाछ, है ना, ये अपन को 6 स्वतंत्रता है। तो ये 19(1) के तहत जो 6 स्वतंत्रता है ना, वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ये, ठीक है ना, केवल भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है, ठीक है ना। 19(1) केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये एक ही अपवाद है बस 19(1), बाकी सारे अधिकार, मौलिक अधिकार जितने भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं उतने ही विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए। ओके, ठीक है। तो आप देख लो, विदेशी नागरिकों को निम्न मूल अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 का प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध जैसे अपन ने देखा 24 वो प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 भी प्राप्त है। अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का ये भी अनुच्छेद 20 में है, प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार 21 का भी है। धर्म की स्वतंत्रता सारे हैं, पूरे लिख दो इनमें बस 14 से लेके 32 तक। बस माइनस क्या करना अपन को, 19 खत्म, समझ गए ऐसे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, आप समझ जाओगे ऐसे। आओ अब देख लो, वही है क्या है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का दावा कर सकता है, ठीक है ना। क्या क्या दावा कर सकता है, ये दावे कर सकते हैं जो आगे लिखा हुआ है। एक मिनट का हुआ, कंट्रोल जेड, क्या क्या दावा कर सकता है ये। क्या दावा कर सकता है, देखो, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का, है ना, मतलब इसका कर सकता है, इसका कर सकता है ये 21 में। धर्म की स्वतंत्रता 25 है। फिर क्या, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 19(1) जी में है, 6 में है ना, ऐसे। तो 19(1) के जो है ये नागरिकों को मिले हुए, विदेशियों को नहीं मिले हुए 6, ऐसे ध्यान रखना। देखा था 88 में। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किन किन को दी है? देखो, आवास का अधिकार, है ना, ये मान्यता दी है, संविधान में नहीं वर्णित है, सर्वोच्च न्यायालय ने दी है ये। तो ये अनुच्छेद 21 की जो एक वृहद व्याख्या की हुई है उसके तहत संविधान ने, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में इनको मौलिक अधिकारों में गर्भित माना है। ये अपन ने देखा ही है अनुच्छेद 21 की व्याख्या, जो संकल्पना है थ्योरी में। आवास की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा देखा था, संपत सिंह केस, और दूसरा मेनका गांधी केस। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में राज्य में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार, है ना, जिसके तहत अपन ये देखते हैं ना, शेल्टर होम्स जो बनाए जाते हैं और रैन बसेरे बनाए जाते हैं, वो, है ना, आश्रय का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायपालिका के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां गरिमामयी जीवन व्यक्ति जी सके। तो ये सारे आश्रय स्थल, रैन बसेरे सब इसके तहत ही है। सतवंत सिंह और मेनका गांधी देख ही लिया अपन ने, विदेश यात्रा। क्वेश्चन नंबर 87 काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान। आओ क्या कहता है ये 87, किसी को राष्ट्रगीत, है ना, चाहे राष्ट्रगीत कह लो चाहे राष्ट्रगान कह लो, यहाँ वो क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम ही है। वैसे तो क्या, देखो, राष्ट्रगीत को अपन क्या बोलते हैं, नेशनल सॉन्ग। ये कौन सा है, वंदे मातरम, वंदे, डिफरेंस पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गान जो है ना, गान गान मतलब सॉन्ग है, नेशनल, सॉरी, राष्ट्रगीत, गीत का मतलब सॉन्ग हो गया। थोड़ा सा मैं इसको, ये यहाँ गलत हो गया, है ना। गीत तो नेशनल सॉन्ग है ही, वंदे मातरम। और दूसरा जो बता रहा, राष्ट्रीय गान, गान गान, गीत नहीं, गान, इसको अपन नेशनल एंथम बोलते हैं, ये एंथम। और ये कौन सा, ये जनगण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ठीक है, आनंद मठ। तो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना, मतलब चुप रहना भी, जैसे मैंने बताया था, चुप रहना भी अभिव्यक्ति के अंदर शामिल है। बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि क्या है, इससे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है। इससे अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है ना। खड़े हुए हो आप चुपचाप मुंह बंद करके, तो भी ये माना जाएगा कि आप अभिव्यक्ति दे रहे हो। जरूर नहीं आप कंठ फाड़ फाड़ के, गला फाड़ के गाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, ऐसा है।
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, खासतौर पर जब सिनेमा हॉल में बजता है उस समय। खड़ा होना भी जरूरी नहीं, भाई खड़ा होना तो इसलिए जरूरी माना जाता है, सम्मान है यार, ठीक है ना, एक मतलब अपने जो एक लोकतांत्रिक भारत है, मजबूत भारत है, ठीक है, इसकी पहचान है राष्ट्रगान। तो कभी भी बचता है तो हम लोग खड़ा होना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि अपन जो संवैधानिक आदर्श है उनका सम्मान करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवाद, है ना, समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 तथा 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इसमें एक और जोड़ लो यार, उसके साथ वो लिखा हुआ नहीं है, 39D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीपीएसपी के अंदर आता है, उसी मेन वही यही आर्टिकल है 39 सॉरी डी, क्या आएगा ये 39 घ बोलते हैं, क्या घ, ठीक है, तो ये आएगा, इसमें मिसिंग हो गया शायद, लिख लो एक बार, ठीक है, ये समाजवाद। फिर आगे क्या, हाँ ये रहा, देखो तो सॉरी मैं मिस हो गया था, ये नीचे लिखा हुआ है, ये तीनों आर्टिकल है 14, 16 और घ, ये है ना घ, ये है डी, ये जिसकी मैं बात कर रहा था। 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है ये, ठीक है, तो 14, 16 और 39 घ डी, ये तीनों मिलाकर बनाते हैं क्या, समाजवाद, ये समाजवाद। 14, 16 और 39 घ 39 डी, समझ गए, ये डी है, डी ऐसे। ओके, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ 87 के बाद 92 फिर 88, ये गड़बड़ हो गया था, ये स्पेस की थोड़ा कंस्टेंट थी ना, इसलिए 88 देख लिया अपन ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 का अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, सभी व्यक्ति आ गए ना, तो व्यक्ति में क्या आ गया, नागरिक प्लस विदेशी दोनों आ गए, अनुच्छेद 14। बस विदेशियों को कौन सा नहीं प्राप्त है, 19(1) के तहत जो स्वतंत्रता है, 6 जो स्वतंत्रता है ना 19(1) के तहत, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, भाई ये हटा दो 19(1), बाकी सब उपलब्ध है। अब 32 क्या, 14 से लेके 32 तक सारे उपलब्ध है, 19(1) हटा दो, ऐसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 93, 16(1) और 16(2) लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूतित करता है। 16(1) और 16(2) लोक नियोजन, गवर्नमेंट जॉब। वैसे 16(4) में जो है अपने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक, धर्म के अंदर संस्कृति वर्ड है, ठीक है ना, संस्कृति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपन ने परिभाषित किया है, ठीक है। धर्म मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना संस्कृति और भाषा, तो यूं भी बोल दिया जाता है, संस्कृति की जगह धर्म वर्ड यूज कर लेते हैं, भाषा की जगह लिपि वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, धर्म भाषा के आधार पर हो सकता है, संस्कृति भाषा के आधार पर हो सकता है, संस्कृति लिपि के आधार पर अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया गया, ठीक है। एग्जैक्ट जो वर्ड है वो है अपने भाषा लिपि संस्कृति के आधार पर, ठीक है। अनुच्छेद 29 जैसे आप पढ़ोगे ना, देखो मैं बताता हूँ, ये लो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, एक सेकंड, अब देखो क्या लिखता है ये, अनुच्छेद 29 पढ़ रहा हूँ कोमा के बाद, जिनकी अपनी विशेष भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ये ठीक है ना, मतलब 29(1) है ना, 29(1) में धर्म शब्द यूज नहीं है, 29(2) में है धर्म, ठीक है ना, यूं। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, 6 वर्ष से कम आयु 86वां संविधान संशोधन, हटा दो, कौन सा है 6 वर्ष, कौन सा क्वेश्चन था, 95 है ना, 95, तो बड़ा सा गड़बड़ हो गया, आओ 95, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2009 से लागू, ये 2009 का अधिनियम है, को मूल अधिकार 21 क के तहत, ये शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार जो है ये अपने कहाँ रखा है, 21 क में रखा है, ठीक है, 21 क, और ये बना कब,
86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कब? 2002 में। और प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, निम्न कथन सही है। 21 क्या के तहत 6 से 14 आ ही गया। व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य, जानते ही हैं। 6 से 14 के सभी बच्चों, सभी हैं देखो इसमें, एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, सब इसमें शामिल है। कोई निःशुल्क एवं अनिवार्य है ना। निःशुल्क मतलब कोई चार्ज नहीं लोगे, ना फीस, ना स्कूल, ना कोई बस से आ रहे हैं तो। और अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब क्या है? आप ऐसी व्यवस्था करोगे कि वो स्कूल आने के लिए मजबूर हो बच्चे, अच्छी उनके लिए खान पान की व्यवस्था होगी मिड डे मील के तहत, है ना। मिड डे मील, मध्य मध्य दिवस भोजन, मध्याह्न भोजन जिसको बोल देते हैं। फिर अच्छा आपका बिल्डिंग प्रीमिसेस होगा, लड़कियों के लिए टॉयलेट होगा, प्लेग्राउंड होगा, मैदान होगा खेलने के लिए, ऐसा। तो अनिवार्य का मतलब क्या है कि आप उनमें ऐसा वातावरण दो कि मजबूर हो स्कूल में पढ़ने के लिए, और एक बार आ गए तो फिर आपको रोके रखना है, बल से नहीं, एक प्रलोभन से, जो उनको एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो स्कूल से, मनोवैज्ञानिक लगाव होना चाहिए बच्चों का स्कूल से, वो इस अनिवार्य से मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपल्सरी। ऐसा तो नहीं तुम डंडा या मुर्गा बना के उनको स्कूल में बैठाओगे, नो, पनिशमेंट तो देना ही नहीं है, सस्पेंड हो जाओगे, समझे कि नहीं। तो अनिवार्य शिक्षा से क्या मतलब है ये बताओ, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है, इंडिस्पेंसिबल है। अपन इसको मजाक में नहीं ले सकते हैं, जरूरी है लोगों के विकास के लिए, ऐसे, ठीक है ना जी। सही कर दूं अधिकार आपके लिए, ये लो आपके लिए सही पढ़ना भी आपका मानवाधिकार है। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 98। अरे ये अनुच्छेद 21 क्या की बात है इसके अंदर। ओके, फिर अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय सीमित किया जा सकता है। 20-21 को छोड़ दो, फिर सबको सीमित किया जा सकता है, बस बात इतनी सी है। नीचे लिखा हुआ देखो लास्ट में, 21 में प्रदत्त प्राण एवं देश स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन द्वारा दी गई? 44वें 1976 78 सॉरी, अपने मोरारजी देसाई, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ओके, ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, अपन ने देखा था, एक मिनट देख लेंगे इस बार देखो ये कहाँ देखा था अपन ने। ये देखो ये यहाँ आया था 44 क्वेश्चन नंबर 61 में, 44वें संविधान संशोधन 78 से अब मतलब इस संशोधन 44वें संविधान संशोधन 78 में ये व्यवस्था हुई कि अनुच्छेद 20 और 21 को अपन आपातकाल की घोषणा में भी निलंबन नहीं कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये आ जाओ 95 में थे अपन, कहाँ थे, कहाँ थे, ये 99 में। राष्ट्रीय आपातकाल बता सीमित किया जा सकता है क्या क्या, किसी भाग में निवास, निवास वाला क्या है, क्या था 19(1)(b) है निवास, इसको वर्ड है बोलेंगे, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण, कहीं भी घूमना करना, ठीक है। वृत्ति या आजीविका ये घ के अंदर था, 19(1) घ, ठीक है। ये अपन ने सारा आपको याद की कराया हुआ है। और अबाध संचरण घ था, घ सॉरी ये क्या हुआ, ये 6 हो गया, यहाँ घूमने वाला तो घ है, घ घड़ी लगाकर घूमना, और वृत्ति ये 6 है, 6 छाछ वृत्ति, यूं था 19(1) में। फिर अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, का व्यवस्था दी 44 से 1978 में। ओके, फिर आ जाओ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द, है ना, हिंदू शब्द में क्या क्या शामिल होते हैं? बौद्ध, जैन और सिख को सम्मिलित करता है, पारसी हिंदू धर्म में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 25 में अपन ने पढ़ा भी था। बौद्ध, जैन और सिख जो है ना, BJS, बीजेपी था पहले, BJS समझ लो, ठीक है। ये यूं समझ लो बीजेपी जो अपन ने पढ़ा था ना, बौद्ध, सिख और पारसी, ये हिंदू धर्म में नहीं है, इसकी जगह ये MSC S कोड जोड़ लो। तो हिंदू धर्म में क्या गिना अपन ने? बौद्ध को गिना है, जैन को गिना है, सिख को गिना है,
ठीक है ना, ये तीनों हिंदू धर्म है। फिर मुस्लिम धर्म अलग से हो ही गया, क्रिश्चियन धर्म अलग है ही, ईसाई अलग, सॉरी पारसी अलग है ही। तो ये बीजेपी एमएससी लिखते हैं ना अपन, बीजेपी एमएससी, ये 6 अल्पसंख्यक है अपने बीजेपी एमएससी, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। इसमें 3 हिंदू हैं। कौन से? अपना बी जो है बौद्ध, ये हिंदू है, जे से जैन हिंदू हो गए, और एस फॉर सिख हिंदू हो गए। बाकी पारसी हिंदू नहीं है, मुस्लिम अलग है ही, क्रिश्चियन अलग है ही। ऐसे ही समझना। ओके ओके। तो ये हो गया इसके अंदर। कहाँ पढ़ा अपन ने? ये सो अब 101 देखते हैं अपन क्या है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? भारत के भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग, है ना, देखो ये वर्ड समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्पसंख्यक का जो दर्जा मिलता है ना अपने को, ये राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है ये, ठीक है। जबकि इसी को मैं बदल दूं ना, एस सी एस टी ओबीसी भी, ठीक है, या और इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी मान लो, इनका दर्जा मिलता है राज्य स्टेट लेवल पे। जरूरी नहीं है कि एक कास्ट या ट्राइब या ओबीसी जो एक राज्य के अंदर SC ST ओबीसी का उसको दर्जा है तो दूसरे राज्य में भी उसको होगा, जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? तो SC ST का दर्जा राज्य स्तर पे दिया जाता है, और जबकि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का जो दर्जा है माइनॉरिटी का, वो नेशनल लेवल पे दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, कहने का मतलब क्या, देखो ये राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक नहीं होता है। बीजेपी एमएससी जो है ना, ये नेशनल पूरे देश के अंदर बीजेपी एमएससी जो है ये माइनॉरिटी है। ऐसा नहीं कि बुद्ध राजस्थान के अंदर माइनॉरिटी है और मध्य प्रदेश में नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जबकि शहरियां जो हैं, जैसे वो राजस्थान में एसटी हैं लेकिन वो एमपी के अंदर हो सकता है नहीं हो, महाराष्ट्र में नहीं हो, ऐसा। जबकि बीजेपी एमएससी पूरे भारत में अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। फिर क्या है? दर्जा होता है तो निम्नलिखित लाभों के ये हकदार होते हैं क्या? यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक अधिकारों की स्थापना और संचालन कर सकता है अनुच्छेद 30 के तहत। यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम, है ना, ये 15 पॉइंट सच्चर कमेटी थी, सच्चर आयोग के तहत ये 15 पॉइंट फार्मूला बना था मनमोहन सिंह के समय, 2005 की बात है, 5-6 की। तो 15 पॉइंट फार्मूला था फॉर माइनॉरिटी डेवलपमेंट, उसका ये हकदार हो जाता है, ठीक है ना। 15 पॉइंट फार्मूला सच्चर आयोग, ऐसे था ये 101। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान के 19 अनुच्छेद 21, 22 व 74 में प्रावधान है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 21 में तो चलो आ गया, ये 22 के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 74 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ये, देखो 22 में तो चीज ही अलग है, 21 के अंदर तो आ गया। चलो प्राणी एवं दैविक स्वतंत्रता, 22 में अपन जैसे देखते हैं गिरफ्तारी, है ना, 174, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये क्या होना चाहिए बताओ? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये वर्ड है ना, तो इसमें अपन देखो क्या, देखो ये होना चाहिए था, और बताओ इसको 20 आगे आगे क्या लिखूँ बता, क्या लिखने जा रहा हूँ 20-3, है ना, 20-3 में प्रावधान है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिलाने के लिए आपको बाध्य कर सकता है। देखो एक सेकंड, देखो इसमें आपको एग्जैक्ट देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है अपने क्या, देखो 20-3 है ना अपने, तो एक सेकंड, 20 में थोड़ा ज्यादा, 21 आ गया, 21 आ गया, 21 आ गया, देखो 20 के अंदर तो वही है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और 20-3 में देख लो, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट मतलब यू नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। 20-3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताया था। 20-2 में डबल जीरो पार डी है। 20-1 के अंदर जो है वो भूतलक्षी नहीं हो सकता, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेटिव से उसको सुरक्षा है।
बीस दो में डबल जियोपार्डी है, 20(2) में क्या है, डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से सुरक्षा। ओके, ये 102 हो गया। फिर अपन देखते हैं 103, 103, ये 103 नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट फाइल में देखते हैं 103 से अपन।